नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए दो वीडियो राजस्थान के भूगोल को लेकर बना चुका हूं कि राजस्थान के भूगोल से संबंधित जो आरपीएससी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे उनसे रिलेटेड आप लोगों के लिए दो वीडियो अपलोड है। और वो वीडियो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको लिखा हुआ है राजस्थान प्रश्नोत्तरी। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग इतिहास से रिलेटेड आरपीएससी की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, आरपीएससी के द्वारा इतिहास से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की बात करने वाले हैं, जो कि आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को हेल्प करेंगे कि किस प्रकार से आरपीएससी का प्रश्न पूछने का ट्रेंड चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप लोग किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। अब देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें दुर्गीकरण के अवशेष की, तो दुर्गीकरण के अवशेष हमें राजस्थान की दो सभ्यताओं से देखने को मिलते हैं। एक सभ्यता का नाम है कालीबंगा, और दूसरी जो सभ्यता है उसका नाम है बालाथल। यानी कालीबंगा और बालाथल से हमें किसके अवशेष मिलते हैं? दुर्गीकरण के अवशेष मिलते हैं। अब कालीबंगा यहाँ क्योंकि किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बालाथल। यानी बालाथल ने हमें किसके अवशेष मिलते हैं? दुर्गीकरण के। दूसरा, बालाथल जो है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है ताम्रपाषाण युग से। यानी प्रश्न हमसे सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि बालाथल जो है वो किस युग से संबंधित है, तो हमारा आंसर होगा ताम्रपाषाण युग। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बालाथल जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। यानी जिले का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम बाकी और किस प्रकार से आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बालाथल की। बालाथल की यदि हम बात करें तो बालाथल की जो खोज है वो खोज की गई थी वी.एन. मिश्र के द्वारा। वी.एन. मिश्र, इन्होंने बालाथल की खोज की थी। साथ ही साथ बालाथल जो है यह आपका आहड़ सभ्यता का भाग है। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता का भाग है। फिर आगे यदि हम लोग बात करें तो बालाथल जो सभ्यता है, इस बालाथल सभ्यता से 11 कमरों का एक विशाल भवन प्राप्त हुआ है। 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बालाथल से। तो ये आपकी हो गई बालाथल सभ्यता से रिलेटेड। और हमें जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि बालाथल किस जिले में स्थित है। अब बाकी ऑप्शन में जो सभ्यताएं दे रखी है थोड़ी थोड़ी बात उनकी भी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आहड़ की। आहड़ की यदि हम बात करें तो आहड़ आपके राजस्थान के उदयपुर ज़िले में स्थित है। यानी पहला तो यही होगा कि किस ज़िले में स्थित है, तो हमारा आंसर क्या होगा? उदयपुर ज़िले में स्थित है। उदयपुर ज़िले में कौन सी नदी के किनारे? तब हम लोग आंसर दे रहे होंगे आयड़, या कई बार ऑप्शन में आपको आयड़ नहीं मिलता है, आयड़ के स्थान पर आप लोगों को बेड़च नदी भी मिल सकता है। क्योंकि आयड़ नदी अपने उद्गम स्थान पर तो आयड़ के नाम से जानी जाती है, लेकिन जैसे ये उदय सागर झील में गिरती है उसके बाद इसका नाम हो जाता है बेड़च। इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। यानी उदयपुर में स्थित आहड़ जो है वो आपका आयड़, या जिसका दूसरा नाम आपको बेड़च नदी देखने को मिलता है, उस नदी के किनारे स्थित है। और ये भी क्या है? ताम्रपाषाण युगीन पुरातत्व स्थल। फिर आगे बात होती है कि आहड़ की खोज किसने की थी। आहड़ की खोज की यदि हम लोग बात करें या उत्खनन की बात करें तो उत्खनन का कार्य सबसे पहले यहाँ पे जिसने किया था उसका नाम था अक्षयकीर्ति व्यास। यानी जिसको हम बोल सकते हैं ए.के. व्यास के द्वारा यहाँ सबसे पहले क्या किया गया? खोज प्लस उत्खनन। यानी सबसे पहले उत्खनन का कार्य किसने किया? अक्षयकीर्ति व्यास ने। अब इनके बाद दो व्यक्तियों ने और यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया। उनमें सबसे पहला जो नाम मिलता है वो मिलता है आर.सी. अग्रवाल का। आर.सी. अग्रवाल, और आर.सी. अग्रवाल के साथ ही इनकी हेल्प करने वाले थे एच.डी. सांकलिया। अब आहड़ की यदि हम बात करें तो आहड़ जो सभ्यता है इसमें आपके किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें प्रयोग हुआ है धूप में पकाई गई ईंटों का। यानी धूप में पकाई गई ईंटें जो है उनका प्रयोग किया गया है किसमें? आहड़ में। फिर आहड़ जो संस्कृति है, इस आहड़ संस्कृति से रिलेटेड
कुछ स्थल है उनके हम लोगों को नाम पता होने चाहिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड हम लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आहड़ से रिलेटेड एक तो स्थल है आपका बालाथल, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। बालाथल, बालाथल के अलावा यदि हम बात करें तो एक स्थल है जिसका नाम है गिलुंड। गिलुंड के अलावा एक स्थल और पड़ता है जिसका नाम है ओजियाना, जो कि आपके भीलवाड़ा जिले में स्थित है और खारी नदी के किनारे। कौन सी नदी? खारी नदी के किनारे। कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। यह भी किससे रिलेटेड है? आहड़ संस्कृति से रिलेटेड है। फिर आगे यदि हम लोग बात करें तो उदयपुर में एक जगह पड़ती है भगवानपुरा उदयपुर। ये भी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? आहड़ सभ्यता से संबंधित है। उदयपुर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है झाड़ोल उदयपुर। ये भी किससे संबंधित है? आहड़ से। और एक स्थान जो कि राजस्थान में नहीं, गुजरात में पड़ता है, उसका नाम है रोजड़ी, जो कि आपका सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। सौराष्ट्र गुजरात, ये भी किससे संबंधित है? आहड़ से संबंधित है। पीछे आरपीसी ने फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा था, आहड़ सभ्यता जो है उसके स्थानों को लेकर। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि ये जो आपकी आहड़ सभ्यता है, इस आहड़ सभ्यता को प्राचीन काल में जाना जाता था धूलकोट के नाम से। धूलकोट किसका प्राचीन नाम है? तब हमारा आंसर क्या होगा? आहड़ का। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो आहड़ का एक नाम और हमें देखने को मिलता है, और वो देखने को मिलता है ताम्रवती नगरी, यानी ताम्रवती नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? आहड़ को। फिर ताम्रवती से रिलेटेड हम लोगों से 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले यदि आप लोगों से पूछा जाए कि ताम्रवती जिला कौन सा है, तब हम लोग आंसर दे रहे होंगे झुंझुनू। और यदि हम लोगों से पूछा जाए कि ताम्रवती सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है? ताम्रवती सभ्यताओं की जननी, तब हमारा आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता, जो कि कहाँ पड़ती है? सीकर में पड़ती है। फिर आगे इसी गणेश्वर के बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से किसको जाना जाता है? गणेश्वर को। तो ये आपके ताम्रवती जो नाम है उससे रिलेटेड फैक्ट। ताम्रवती नगरी, तब हमारा आंसर होगा आहड़। ताम्रवती जिला, तब हमारा आंसर होगा झुंझुनू। और ताम्रवती सभ्यताओं की जननी या ताम्र संचयी संस्कृति, तब हमारा आंसर क्या होगा? गणेश्वर। फिर आगे बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी गणेश्वर सभ्यता के बारे में। गणेश्वर की बात करें तो गणेश्वर जो सभ्यता है आपकी, सबसे पहला गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? गणेश्वर सभ्यता स्थित है आपकी नीम का थाना सीकर में स्थित है। ये जो सभ्यता है ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसको किस किस नामों से जाना जाता है? तो 2 नाम हमने देख लिए थे। इसको कहा जाता है ताम्र संचयी संस्कृति, साथ ही साथ इसको कहा जाता है ताम्रवती सभ्यताओं की जननी। फिर इसका एक और नाम देखने को मिलता है, और वो नाम देखने को मिलता है पुरातत्व का पुष्कर। इस नाम से भी किसको जाना जाता है? गणेश्वर को जाना जाता है। फिर यहाँ उत्खनन का जो कार्य है वो किया गया था आरसी अग्रवाल, यानी इसकी खोज करने वाले कौन थे? आरसी अग्रवाल। साथ ही साथ इन्होंने इसका जो उत्खनन कार्य है वो भी इन्होंने किया था। खोज इसकी हुई थी 1972 में खोज हुई थी, लेकिन इसका जो उत्खनन कार्य हुआ था 1977 से लगा के 1978, यानी 1977-78 में इसका उत्खनन हुआ था, और 1972 में क्या हुई थी? इसकी खोज हुई थी। फिर यहाँ के जो ताम्र उपकरण मिले हैं उनमें 99% यानी 99% तक तांबे का यूज़ हुआ है, यानी 99% तांबे का यूज़ कौन सी सभ्यता के जो उपकरण हैं उनमें हुआ है? तब हमारा आंसर क्या होगा? गणेश्वर। फिर यहाँ का जो तांबा है ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इनको क्या होता था? निर्यात होता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को निर्यात कहाँ से किया जाता था? तब हमारा आंसर होगा गणेश्वर से। तो ये होगी आपकी गणेश्वर के बारे में बात। फिर लास्ट बच गया आपके सामने गिलुंड पे भी बात कर लेते हैं। गिलुंड की यदि हम बात करें तो ये भी आपका आहड़ संस्कृति से रिलेटेड है। फिर कहाँ पे स्थित है? तब हमारा आंसर होगा ये बनास नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे स्थित है। कौन सी सभ्यता? गिलुंड सभ्यता।
फिर ये आहड़ संस्कृति या बना संस्कृति का ही भाग है, लेकिन इसका जो उत्खनन कार्य है ये उत्खनन कार्य किया था बीबी लाल के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। फिर यहाँ 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, यानी 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन। साथ ही साथ इसमें भी किसकी तरह, आहड़ की तरह कैसी ईंटों का प्रयोग होता था, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। तो ये था आपका एक प्रश्न, और हमने इसका 360 डिग्री पे पूरा एनालिसिस किया कि आपके चारों ऑप्शनों में से कैसे भी प्रश्न बनाएं, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्थल से प्राप्त हुए हैं, यानी ये स्तर की जगह स्थल होगा, स्थल से प्राप्त हुआ है, यानी हमें उस स्थल का नाम बताना है जहाँ से प्राचीनतम जुते हुए पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अच्छा, स्तर ही है ये, सॉरी। तो यहाँ आपका जो संस्कृति है, जैसे प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति, हड़प्पा युगीन संस्कृति, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति और नवपाषाण युगीन संस्कृति। अब देखिए, यदि हम बात करें तो प्राचीन जुते हुए खेत के अवशेष जो हमें प्राप्त होते हैं वो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से ये जो अवशेष प्राप्त होते हैं, ये आपका कालीबंगा जो है इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। फिर इसका जो उत्खनन कार्य है ये 1961-62 में 61-62 में खोज हुई थी 1952 में, और उत्खनन कार्य 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया। बीके थापर के द्वारा किया गया। ये जो उत्खनन कार्य है ये 5 स्तरों पर किया गया। ये कितने स्तरों पर किया गया? 5 स्तरों पर किया गया। इन 5 स्तरों में कुल मिला के आपको 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले। 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले। ये प्रश्न तो पीछे फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि कालीबंगा जो है उसका उत्खनन कार्य कितने स्तरों में हुआ, तो कितने स्तरों में, तब हमारा आंसर होगा 5 स्तरों में। फिर 5 संस्कृतियां जो है उनमें से पहली 2 जो संस्कृतियां हैं, यानी 2 संस्कृतियां जो है उनका संबंध है प्राक हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा से, प्राक हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा से। लेकिन लास्ट की जो 3 संस्कृतियां हैं वो आपकी हड़प्पा कालीन है। अब जुते हुए जो खेत के अवशेष है ये आपके प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। फिर प्राक हड़प्पा युगीन जो संस्कृति है इसका एक और अवशेष मिलता है, और वो अवशेष मिलता है बेलनाकार तंदूर। बेलनाकार तंदूर जो है उसका संबंध भी किससे है? प्राक हड़प्पा सभ्यता से। फिर आगे यदि हम बात करें तो यहाँ के जो खेत जुते हुए हैं इन खेतों में दोहरी फसल के अवशेष मिलते हैं। दोहरी फसल मतलब यहाँ एक साथ 2 प्रकार की फसलें बोई जाती थी, और गेहूँ और जौ की वो फसलें बोई जाती थी, यानी गेहूँ और जौ के भी अवशेष कहाँ से मिले? कालीबंगा से। फिर यदि हम बात करें यहाँ का जो भवन निर्माण है, भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, यानी कच्ची ईंटें जिन्हें धूप में सुखाकर प्रयोग किया गया है। तो ये था आपका कालीबंगा के बारे में। और कालीबंगा से रिलेटेड जो प्रश्न था आपका कि प्राचीन जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जुते हुए खेत के जो प्रमाण हैं ये कालीबंगा से मिले हैं। फिर कालीबंगा जो है इसमें कौन से स्तर से, तब हमारा आंसर होगा प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि कालीबंगा जो है राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है। आगे बात करते हैं, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब बूंदी के तारागढ़ के निर्माण की यदि हम बात करें तो तारागढ़ नाम से राजस्थान में 2 ज़िले हैं, 2 किले हैं। 2 किलों में पहला किला जो है वो आपका बूंदी में स्थित है। बूंदी वाला जो किला है उसी के बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। लेकिन दूसरा जो तारागढ़ किला है वो आपका अजमेर में पड़ता है, तारागढ़ अजमेर में। यानी तारागढ़ नाम के 2 दुर्ग, दोनों दुर्गों में से एक दुर्ग जो है वो आपका बूंदी में है और दूसरा दुर्ग कहाँ पे? अजमेर में।
अब हम बात करते हैं बूंदी वाले दुर्ग की। बूंदी वाले दुर्ग की यदि हम बात करें तो इसका निर्माण 1345 ईस्वी में 1345 ईस्वी में बरसिंह हाड़ा के द्वारा, बरसिंह हाड़ा के द्वारा करवाया गया था। और हाड़ा जो कि चौहानों की एक शाखा है, किसकी एक शाखा है? चौहानों की एक शाखा है। बरसिंह हाड़ा के द्वारा क्या करवाया गया? बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया गया। अब बूंदी का जो तारागढ़ किला है इसके बारे में और हमें क्या क्या बातें पूछी जा सकती है, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोगों से पूछी जा सकती है कि बूंदी का जो तारागढ़ किला है उसके बारे में रुडयार्ड जो किपलिंग है, रुडयार्ड किपलिंग, इनका एक कथन बहुत ही फेमस है। इन्होंने कहा कि ये जो दुर्ग है इसको मानव ने नहीं बनाया है, इस दुर्ग को प्रेतों द्वारा निर्मित किसने बताया? तब हमारा आंसर होगा रुडयार्ड किपलिंग ने। फिर कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि यहाँ जो राजप्रसाद बने हुए हैं, यहाँ के जो राजप्रसाद यानी दुर्ग के अंदर जो महल बने हुए हैं, वो महल सबसे, राजस्थान में जितने भी राजप्रसाद है उनमें सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो बूंदी का जो दुर्ग है उसमें एक तोप रखी हुई है जिसको हम महाबली तोप के नाम से जानते हैं। महाबली तोप बोल दो या गर्भगुंजन तोप। इसका संबंध कौन से दुर्ग से है? तब हम लोगों का आंसर होगा बूंदी के तारागढ़ दुर्ग से। फिर तारागढ़ जो दुर्ग है बूंदी वाला, इसका जो परकोटा है वो तिहेरा परकोटा है। तिहेरा परकोटा कौन से दुर्ग का है? तब हमारा आंसर क्या होगा? तारागढ़ बूंदी से। तो ये था आपका तारागढ़ बूंदी से रिलेटेड चीज़ें। अब क्योंकि तारागढ़ के नाम से एक और दुर्ग भी है और वो आपका अजमेर में स्थित है, तो उस दुर्ग पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं हम तारागढ़ अजमेर की। तारागढ़ अजमेर की यदि हम बात करें तो तारागढ़ अजमेर वाला जो दुर्ग है इसका अन्य नाम आपको देखने को मिलता है गढ़ बीठली। और ये जो दुर्ग है इस दुर्ग के अंदर टोटल 14 बुर्ज स्थित है। फिर तारागढ़ जो दुर्ग है, इस तारागढ़ दुर्ग के बारे में एक व्यक्ति है जिसका नाम है विशप हेबर ने इसको किसकी संज्ञा दी है? इसको संज्ञा दी है राजस्थान की कुंजी की, यानी राजस्थान की कुंजी कहा जाता है इस दुर्ग को। साथ ही साथ विशप हेबर ने कहा है कि ये राजस्थान का जिब्राल्टर है, राजस्थान का जिब्राल्टर। फिर एक व्यक्ति और है जिसका नाम है विलियम बेंटिंग ने इस दुर्ग को देखकर कहा था कि ये विश्व का दूसरा जिब्राल्टर है। तो क्वेश्चन सीधा सा पूछा जा सकता है कि किसने तारागढ़ दुर्ग जो है इसको कहा था कि ये विश्व का दूसरा जिब्राल्टर है? तब हमारा आंसर होगा विलियम बेंटिंग के द्वारा। अब यदि हम लोग बात करें तो इस दुर्ग के अंदर पानी निकालने के लिए एक रेहट स्थित है और उस रेहट का जो निर्माण करवाया था वो जोधपुर के मालदेव ने करवाया था। यानी रेहट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तब हमारा आंसर होगा जोधपुर के मालदेव के द्वारा। फिर आगे प्रश्न पूछा जा सकता है हमसे कि इस दुर्ग में पानी के लिए यानी पानी के कितने झालरें स्थित है? तब हमारा आंसर होगा पानी के 7 झालरें स्थित है। यानी 7 झालरें स्थित है यहाँ पे, साथ ही साथ 14 बुर्ज स्थित है। और नाम क्या है इसका? अन्य नाम मिलता है गढ़बीठली या अजमेरू। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि अजमेर में अकबर के द्वारा जो किला बनाया गया था उस किले का क्या नाम है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है आपका वैनसांग, जो कि एक चीनी यात्री था जिसको युआनचुआंग भी कहा जाता है। वैनसांग या युआनचुआंग द्वारा उल्लेखित पोली येतालो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? तो यह आपका चीनी यात्री हेनसांग द्वारा दिया गया नाम है। तो ये नाम किस जगह का है उसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करें तो हेनसांग ने राजस्थान के 2 स्थानों को अलग अलग नाम दिया है। उनमें से यदि हम बात करें तो सबसे पहले राजस्थान का एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है भीनमाल। भीनमाल जो है, भीनमाल को हेनसांग ने कहा था पीलो मोलो। साथ ही साथ बेराट जो है, बेराट को हेनसांग ने कहा था पोली येतालो। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बेराट। अब
भीनमाल के यदि अन्य नामों के बारे में बात करें तो भीनमाल का एक और नाम हमें देखने को मिलता है और वो नाम देखने को मिलता है श्रीमाल। श्रीमाल और श्रीमाल ये जो नाम हमें देखने को मिलता है ये बिजोलिया शिलालेख में, कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार भीनमाल का जो नाम है वो क्या देखने को मिलता है? श्रीमाल। फिर बात करते हैं जालोर की। तो जालोर की यदि हम बात करें तो जालोर का हमें प्राचीन नाम देखने को मिलता है जबालीपुर। जबालीपुर। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि जबालीपुर जो है वो कौन सी जगह का प्राचीन नाम है, तब हमारा आंसर क्या होगा? जालोर। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि जालोर में एक जगह स्थित है सांचौर, इस सांचौर को किस उपनाम से जाना जाता है वर्तमान में? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए आप लोग। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस जिले में डडीकर सेल कला पुरातत्व स्थल स्थित है? यानी डडीकर नामक जो शैल चित्रालय है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा, डडीकर नामक जो जगह पड़ती है ये आपकी अलवर में पड़ती है, यानी सरिस्का अलवर के नज़दीक ये जगह पड़ती है, और यह आपका एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है। पूरा पाषाणकालीन स्थल, पूरा पाषाणकालीन स्थल। अब ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? शैलाश्रय, यानी शैल चित्र जो है उनके लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्र के लिए, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अब चित्रित जो शैलाश्रय है उनसे रिलेटेड अन्य स्थलों की यदि हम लोग बात करें तो अन्य स्थल राजस्थान में एक तो आपको मिले हैं कोटा में। कोटा में जगह पड़ती है आलनिया। आलनिया के साथ ही एक वन्यजीव अभयारण्य है दर्रा, यानी दर्रा और आलनिया, यहाँ पर भी क्या मिले हैं? चित्रित शैलाश्रय मिले हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें कोटा के पड़ोसी बूंदी पर, बूंदी में भी गदरडा जो जगह है वहाँ से क्या मिला है? शैल चित्र मिले हैं। और बूंदी का तो एक प्रश्न पूछा जाता है हम लोगों से कि बर्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग ये शैलाश्रय कहाँ से मिले? तो ये आपके कहाँ से मिले? बूंदी से मिले। फिर आगे बात करते हैं, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डडीकर जो है कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है। फिर ये जो डडीकर है, इस डडीकर के आसपास दो स्थल और स्थित है, उनके आप लोगों को नाम याद रखने। उनका कई बार सीधा सा जिले से रिलेटेड पूछा जा सकता है। एक स्थान का नाम है हरसोरा और दूसरे का नाम है समदा। तो समदा और हरसोरा ये भी कहाँ पे स्थित हो जाएंगे? अलवर में स्थित हो जाएंगे। फिर बात करते हैं जयपुर की। तो जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर में एक सभ्यता स्थित है जिसका नाम है जोधपुरा, और ये जो जोधपुरा सभ्यता है ये आपकी लोह युगीन है। लोह युगीन सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? लोह युग से संबंधित है। और ये आपकी जोधपुरा सभ्यता जो है साबी नदी के किनारे स्थित है। अब जोधपुरा देख के आप लोग जोधपुर आंसर मत कर देना, जोधपुरा किस जिले में स्थित है? तब हमारा आंसर होगा जयपुर में। सीकर के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी। सीकर से जो सभ्यता प्राप्त हुई है उसका नाम है गणेश्वर, और गणेश्वर जो सभ्यता है इसका संबंध कौन सी? ताम्र सभ्यता, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता से। फिर आप लोगों से प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि राजस्थान में लोहे गलाने की भट्टियाँ, यानी राजस्थान में लोहे गलाने की भट्टियाँ, लोहा जो है उसको गलाने की भट्टियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तब हम लोगों का आंसर जो होगा वो होगा, एक तो हमें मिले हैं जोधपुरा से, जोधपुरा, साथ ही साथ एक जगह पड़ती है सोनारी जो कि कहाँ पड़ती है? झुंझुनू, सोनारी झुंझुनू। ये दो जगह ऐसी है जहाँ से हमें किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? प्राचीन लोहे गालने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये प्रतिपादित किया गया आपका कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो शक और सीथियन से बताते हैं, शक और सीथियन से बताते हैं। और कर्नल जेम्स टोड को हम राजस्थान के इतिहास के पितामह, साथ ही साथ घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। घोड़े वाले बाबा के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 6 का आंसर। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, समर्थदास चारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया? यानी समर्थदास चारण के द्वारा जो राजस्थान समाचार पत्र है उसका प्रकाशन कब शुरू किया गया? तब हमारा आंसर होगा
1889 यानी 1889 ईस्वी में इनके द्वारा इस समाचार पत्र का नाम क्या है? राजस्थान समाचार। समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया और ये जो प्रकाशन हुआ था ये इन्होंने अजमेर से किया था। ये कहाँ से किया था? अजमेर से किया गया था। और ये जो समाचार पत्र था ये हिंदी भाषा का समाचार पत्र था, यानी इसकी भाषा कैसी थी? हिंदी भाषा थी। ये समाचार पत्र जब प्रकाशित हुआ था उस समय ये समाचार पत्र हुआ करता था साप्ताहिक। कैसा हुआ करता था? साप्ताहिक, यानी सप्ताह में एक दिन आता था। लेकिन बाद में इसको कर दिया गया था दैनिक, यानी लास्ट में इसको कैसे कर दिया गया? दैनिक कर दिया गया। फिर ये जो समाचार पत्र है आपका राजस्थान समाचार, ये आर्य समाज से प्रभावित है। आर्य समाज से प्रभावित है। अब आर्य समाज की यदि हम लोग बात करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किस वर्ष की गई, यानी डेट बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अब देखो, आर्य समाज की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना की थी किसने? दयानंद सरस्वती इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और दयानंद सरस्वती का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है इसकी जो रचना की गई थी उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपका गुलाब बाग उदयपुर में किया गया था, यानी गुलाब बाग उदयपुर, यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट, साथ ही साथ इसका कुछ पार्ट जो है वो उसकी रचना वाराणसी में भी की गई थी, वाराणसी। फिर आर्य समाज जो था इसके द्वारा एक प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित की गई थी और उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम था वैदिक यंत्रणालय। ये कहाँ पे स्थित है? तब हमारा आंसर होगा अजमेर। यानी आरएस प्रीलिम्स 2021 में ये प्रश्न था कि वैदिक यंत्रणालय कहाँ स्थित है, तब हमारा आंसर क्या होगा? अजमेर ज़िले में। अब आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि राजस्थान की प्रथम जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, ये राजस्थान में किस स्थान पर स्थापित की गई? आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है, शेखावाटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ठाकुर देशराज। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ठाकुर देशराज की यदि हम बात करें तो ठाकुर देशराज ने शेखावाटी जो किसान आंदोलन है, यानी राजस्थान का वह आंदोलन जिसकी गूंज ब्रिटिश असेंबली तक सुनाई दी थी, उस आंदोलन को ठाकुर देशराज जो है उन्होंने प्रेरित किया था। और ये जो आंदोलन है इससे जुड़ी एक घटना है 1933 की। 1933 में पलथाना नामक स्थान पड़ता है सीकर में, पलथाना सीकर, ये जो स्थान पड़ता है इस स्थान पर 1933 में एक बैठक का आयोजन होता है। और ये जो बैठक होती है इस बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो ठाकुर देशराज करते हैं। साथ ही साथ 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ होता है। जाट प्रजापति महायज्ञ, इसका आयोजन होता है और इसके अध्यक्ष भी किसको बनाया जाता है? ठाकुर देशराज को बनाया जाता है। फिर शेखावाटी किसान आंदोलन से रिलेटेड यदि हम बात करें तो एक घटना बड़ी फेमस है और वो घटना है 25 अप्रैल 1934 की। 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने कटरातल नामक स्थान पर, कटरातल जो कि आपका सीकर में पड़ता है, वहाँ पर एक सम्मेलन किया था। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता करने वाली महिला थी उनका नाम था किशोरी देवी। और किशोरी देवी हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी। हरलाल सिंह खर्रा इनकी वाइफ थी। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि कटरातल सभा कब हुई? तब हमारा आंसर होगा 25 अप्रैल 1934। इसकी अध्यक्षता किसने की? तब हम लोगों का आंसर होगा किशोरी देवी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। यहाँ इस सभा में इन्होंने लगभग 10,000 महिलाओं को संबोधित किया था। 10,000 महिलाओं को संबोधित किया गया था। और ये सभा जो थी ये सिहोट के ठाकुर द्वारा, यानी सिहोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा बास नामक स्थान पर किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में
यानी किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके विरोध में कौन सी सभा आयोजित की गई, तब हमारा आंसर क्या होगा, कटराथल सभा, जो कि कहाँ पे पड़ता है, सीकर में, और इसकी अध्यक्षता जो की थी किसने की थी, किशोरी देवी ने। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है आपका, जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन है। जगत सिंह काव्य के रचयिता, तब हमारा आंसर होगा रघुनाथ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यदि हम बात करें रणछोड़ भट्ट की, तो रणछोड़ भट्ट जो है इन्होंने रचना की थी राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, जो कि संस्कृत भाषा में, तो राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी, रणछोड़ भट्ट के द्वारा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपका मॉडर्न हिस्ट्री से, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। यानी एक ही आंदोलन जो कि आपका भोमट क्षेत्र में चलाया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। यानी सबसे पहला तो प्रश्न हम लोगों से यही पूछा जा सकता है कि एक ही आंदोलन से कौन संबंधित थे, तब हम लोग आंसर कर रहे होंगे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत द्वारा जो एक ही आंदोलन चलाया गया था, इस आंदोलन की शुरुआत होती है मातृकुंडिया चित्तौड़ से। मातृकुंडिया चित्तौड़ से इस आंदोलन की क्या होती है, शुरुआत होती है। फिर ये जो आंदोलन है इसको भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। ये इस आंदोलन का उद्देश्य था। फिर मोतीलाल तेजावत जो है, इनकी यदि हम जीवन परिचय की बात करें तो इनका जो जन्म है वो जन्म हुआ था कोलियारी गांव में। कोलियारी गांव, और कोलियारी गांव कहाँ पड़ता है, उदयपुर में। उदयपुर में, और ये जाति से ओसवाल जैन थे। ओसवाल जैन थे। फिर इनको आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। साथ ही साथ इनको बाबूजी के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने मेवाड़ महाराणा को एक 21 सूत्री मांग पत्र लिखा था। उस मांग पत्र को कहा जाता है मेवाड़ पुकार। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तब हमारा आंसर क्या होगा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। अब आदिवासियों के मसीहा हो गए, बाबूजी हो गए, ये किसके नाम हैं, तब हमारा आंसर होगा मोतीलाल तेजावत। तो ये था आपका एक ही आंदोलन। आगे बात करते हैं 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया। तो इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह। फतेह सिंह ने भाग क्यों नहीं लिया, तो फतेह सिंह को केसरी सिंह बारठ के द्वारा 13 सोरठे भेजे गए। 13 सोरठे भेजे गए जो कि डिंगल भाषा में लिखे हुए थे। यानी डिंगल भाषा में इन्होंने क्या किए, 13 सोरठे भेजे, और इन सोरठों को पढ़ के महाराणा का स्वाभिमान जागता है। ये दिल्ली जाते हैं लेकिन उस दरबार में नहीं जाते हैं, यानी दिल्ली दरबार में नहीं जाते हैं। ये जो 13 सोरठे हैं, इन सोरठों को कहा जाता है चेतावनीरा चुंगटिया। चेतावनीरा चुंगटिया। हम लोगों से सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि चेतावनीरा चुंगटिया जो है, इनका संबंध किससे है, तब हमारा आंसर होगा केसरी सिंह बारठ से। केसरी सिंह बारठ ने ये जो सोरठे थे किसके लिए लिखे थे, फतेह सिंह के लिए। और इसमें कुल कितने सोरठे हैं, तब हम लोगों का आंसर क्या होगा, 13 सोरठे। अब आज हम 11 प्रश्नों पर बात करेंगे। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो हम इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। एक पार्ट में हमने 11 क्वेश्चन देखे। मेन हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने कितने फैक्ट कवर किए। तो इन 11 प्रश्नों के माध्यम से कम हमने 50 फैक्ट कवर करने की कोशिश की है। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वीडियो में उनके आंसर भी कीजिए। और यदि आप लोगों को लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के लिए आगे भी इस प्रकार के वीडियो बनाए जा सकें। धन्यवाद।